नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन। इंग्लिश में हिंदी की तरह दो अलग अलग वॉइसेस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। यहां देखने लायक बात यह है कि जब सब्जेक्ट को बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन दी जाती है या उसका प्रोमिनेंस ज्यादा होता है, उसका महत्व ज्यादा होता है, तो हमारा वाक्य जो है वो एक्टिव वॉइस में होता है। पर अगर ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंस दे दिया जाए, उसका मान महत्व बढ़ा दिया जाए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की पोजीशन को ले लेता है। आपने अभी जो अलग अलग टेंसेस सीखे, 12 टेंसेस, उसमें देखा हम हर स्ट्रक्चर की शुरुआत सब्जेक्ट से करते थे। सब्जेक्ट, वर्ब का फला फला फॉर्म फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। अभी हम यहां देखेंगे पैसिव में कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बनकर बैठ जाता है। एक्चुअली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये हमने बेसिक इंग्लिश में सीखा और बिगिनर्स इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा सा वापस से रिवाइज भी किया था। हम जानते हैं कि जो कुछ करता है वही तो करता है। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता या उद्देश्य, यानी जो कुछ करे। अंग्रेजी में कहें तो डूअर, वन हु डज सम एक्शन, जो कुछ एक्शन करे, जो कुछ काम करे। यहाँ देखने लायक बात यह है कि उस काम करने वाले को हमने वाक्य की शुरुआत में रखा और हमारा वाक्य एक्टिव वॉइस में हो गया। तो वॉइस जो है वो दरअसल फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, क्रियाओं के रूप होते हैं। टेंसेस बदलते हैं तो केवल वर्ब्स बदलती है। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएगा तो उसके वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन होगा। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बदलेंगे नहीं, वो केवल अपना प्लेस बदलेंगे। सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट वाक्य की शुरुआत में आ जाएगा। इतना सा अंतर है। और उससे क्या होता है, फोकस या अटेंशन शिफ्ट हो जाता है। हमारा ध्यान जो पहले सब्जेक्ट पर ही होता था, सबसे पहले सब्जेक्ट आया तो सब्जेक्ट पे ध्यान होता था, वो अब ऑब्जेक्ट पर आ जाता है। तो ये ही वॉइस का अंतर निर्धारित करता है। तो देखें किस तरह से वर्ब बदलती है। सारे के सारे टेंसेस पैसिव वॉइस में रखे ही नहीं जा सकते, क्योंकि पैसिव वॉइस की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अब हम देखें कि क्या चीज है जो एक्टिव और पैसिव में एक विभाजन रेखा, एक डिमार्केशन लाइन का काम करती है। तो वो दरअसल ये है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो वाक्य में कुछ कर रहा है, या जो सब्जेक्ट बनकर के बैठ गया है ऑब्जेक्ट, उस पर कुछ हो रहा है। यानी सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। ये जो एक अंतर है, सब्जेक्ट दरअसल हमेशा कुछ न कुछ करता है। ऑब्जेक्ट कभी भी करने वाला नहीं बन सकता, परंतु ग्रामेटिकली स्पीकिंग, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट बन जाता है। यानी वाक्य के शुरू में आकर के वो काम करने नहीं लग जाता, काम तो उसके ऊपर संपादित होता है, काम उसके ऊपर असर डालता है। वही है जो एक्शन को रिसीव करता है, वही है जो एक्शन से सफर करता है, पीड़ित होता है, उसका असर उस पर पड़ता है ऑब्जेक्ट पर शुरू में आकर के वो बस अपना महत्व बढ़ा लेता है। और इसको उदाहरण के द्वारा संभवतः हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ध्यान से आपको एग्जाम्पल सुनना है। बालू ईट्स दम आलू। थोड़ा सा विनोदी वाक्य है, थोड़ा सा मजाकिया वाक्य है, थोड़ा ध्यान से सुने। बालू ईट्स दम आलू। दम आलू एक डिश है जो भारत में बहुत जगह लोकप्रिय है और खाई जाती है। तो हम बालू नाम के एक व्यक्ति को इमेजिन करते हैं और वो बालू जो है वो दम आलू खाता है। ये हमारा सेंटेंस है। अब यहां पर हम देख रहे हैं खाने वाला बालू है,
और बालू को हमने वाक्य की शुरुआत में रखा, तो ये हमारा जो वाक्य है ये एक्टिव वॉइस में है। अगर हमारा ध्यान हम दम आलू पर केंद्रित करते हैं और साथ ही औरों का ध्यान भी हम दम आलू पर ही केंद्रित करवाना चाहते हैं, यानी कि प्रोमिनेंस बालू को देने की बजाय हम प्रोमिनेंस दम आलू को दे रहे हैं, तो हमने दम आलू वाक्य के शुरू में रख दिया और कहा दम आलू इज ईटन बाय बालू। हिंदी तर्जुमा इसका यह हुआ कि बालू द्वारा दम आलू खाया जाता है या दम आलू बालू द्वारा खाया जाता है। अब यहां पर हम देखें कि खाने वाला दोनों स्थितियों में, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी, बालू ही है जो खाता है। पर दम आलू कितना भी उसके नाम में दम शब्द हो, पर उसमें इतना दम नहीं कि वो बालू को खा ले। इसलिए ऐसा नहीं हो गया कि दम आलू को शुरू में रख लिया तो दम आलू ने बालू को खा लिया। ये बालू ही है जो दम आलू खाता है, पर हमने कहने का तरीका बदल दिया। हमारा अंदाज जो है, प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है, उसे हमने चेंज किया है और इससे अर्थ पर बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है। ये सोचना गलत है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कोई अंतर नहीं है, कान ऐसे नहीं पकड़ा, कान वैसे पकड़ा, ये ठीक नहीं है। उनके अंदर मान महत्व का फर्क पड़ जाता है। आप किसे पहला पोजीशन देते हैं, देखिए ना, हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहां आगे की जो 2 पंक्तियां होती है वो रिजर्व्ड होती है वीआईपीज के लिए। आगे जिसको आप बिठाते हैं उसको महत्व देते हैं ना। बस वैसे ही यहां मान लीजिए कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके, वो बन नहीं जाता है, बनाया गया, इसलिए उसे हम कहेंगे ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। रियल सब्जेक्ट बेचारा पीछे चला जाता है और वो एजेंट बन जाता है। वहां पे हम लगाते हैं बाय और फिर उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, जो कि अब ऑब्जेक्ट पोजीशन पे चला गया है। तो जैसे हमने कहा बाय बालू, द मालू इज ईटन बाय बालू, तो बालू ही यहाँ सब्जेक्ट है, परंतु ग्रामेटिकल सब्जेक्ट द मालू बन गया है पैसिव वॉइस के अंदर और बालू बन गया एजेंट और वो वाक्य के अंत में। ठीक है, तो ये बात हम अच्छी तरह से समझ लें और ध्यान में रखें। आखिर में पैसिव वॉइस की आवश्यकता क्या है, क्यों पैसिव वॉइस का हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ऐसे कोई बहुत बड़ा अंतर यूं तो नहीं है, पर इसकी कुछ वजह हैं जहां पर हमें सब्जेक्ट पता ही नहीं होता। तो सब्जेक्ट पता नहीं है तो नेचुरली हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ही शुरू में रखना पड़ेगा और पीछे वाला जो हिस्सा है बाय समवन बोल के छोड़ना पड़ेगा, या वहां पर हम पूरा ही छोड़ देंगे। उदाहरण मैं आपको देता हूं, कोल्ड बियर इज सोल्ड हियर, ऐसा बोर्ड हमने, ऐसा साइन बोर्ड हमने कई जगहों पर लगा हुआ देखा है और हम समझ जाते हैं कि इसका अर्थ है यहाँ ठंडी बियर मिलती है, या आपने देखा होगा दवाइयां मिलती है लिखा रहता है। अब यहाँ दवाइयां मिलती हो, चाहे कोल्ड बियर मिलती हो या और कोई चीज लिखी हुई हो, ये मिलता है, वो मिलता है, दूध मिलता है, ऐसा लिखा हुआ हो, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हमने दूध को, दवाई को, बियर को इंपॉर्टेंस दिया और उसे वाक्य की शुरुआत में रख दिया। पर बेचने वाला व्यक्ति यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि जो भी शॉपकीपर होगा, जो दुकानदार होगा, वही तो बेचेगा। इसलिए अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है, क्या चीज हम मान के चल रहे हैं, वो ये कि यहाँ पर कोल्ड बियर, ठंडी बियर बेची जाती है, मतलब दुकानदार बेचता है। तो यहाँ पर बाय शॉपकीपर बोलने की आवश्यकता नहीं थी। दूध वाली शॉप पर बाय शॉपकीपर या बाय मिल्कमैन बोलने की जरूरत नहीं थी। दवाई की दुकान पर बाय केमिस्ट और ड्रगिस्ट बोलने की जरूरत नहीं थी। अंडरस्टूड है, मेडिकल शॉप है तो वहां केमिस्ट या ड्रगिस्ट बैठा हुआ है जो दवाई बेचता है। इसलिए हमारा ध्यान दवाई पर केंद्रित है, इसलिए हम कहते हैं मेडिसिन्स आर सोल्ड हियर, यहाँ दवाइयां बेची जाती है। तो या तो हमारा जो काम करने वाला व्यक्ति है उसका महत्व कम है, या वो इतना ज्यादा
सबका जाना हुआ है, समझा हुआ है, अंडरस्टूड है, उसे मानकर चला जाता है कि उसके बारे में अलग से उल्लेख किए जाने की, जिक्र किए जाने की जरूरत नहीं है, तो हम पैसिव वॉइस के अंदर इसे रख देते हैं और सीधे सब्जेक्ट को, जो कि एंड में एजेंट बन के आना चाहिए, उसे उड़ा ही देते हैं। यानी कि हमें बाय फला फला व्यक्ति लिखने की भी जरूरत नहीं रहती है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लें, दिवाली इज सेलिब्रेटेड विथ पॉम्प एंड शो। इसका अर्थ हुआ दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है, पॉम्प एंड शो, विथ पॉम्प एंड शो, यानी कि धूमधाम से। दिवाली इज सेलिब्रेटेड, अंडरस्टूड है दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल। यहां पर हमें बाय पीपल, लोगों द्वारा बोलना नहीं पड़ा। तो कोई काम जिसमें हमारा काम करने वाला व्यक्ति अंडरस्टूड हो, वहां पर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को वाक्य की शुरुआत में रख करके पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बना देते हैं। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर अब ये देखने में आ रहा है कि लोग पैसिव को कम इस्तेमाल करते हैं, पर इसका इस्तेमाल बंद नहीं हुआ है, इसलिए हमें इसे सीखना बहुत बहुत जरूरी है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। तो अगला उदाहरण है, योर ब्लड विल बी टेस्टेड। अगर हम किसी से कहें कि आपके खून की जांच की जाएगी, तो वहां पर हमें यह बताना आवश्यक नहीं है कि खून की जांच कौन करेगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। या तो वो लैब टेक्नीशियन करेगा, जिस भी लेबोरेटरी में जांच होगी वहां पर जो टेक्नीशियन है वो करेगा, या पैथोलॉजिस्ट करेगा। मतलब हमें वहां बोल करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है, बस इतना कहना है, योर ब्लड विल बी टेस्टेड, योर हैंड विल बी एक्सरेड। आपका हाथ जो टूट गया है उसका एक्सरे किया जाएगा। अगर हमने किसी को ये कहा योर हैंड विल बी एक्सरेड, तो अंडरस्टूड है कि जो एक्सरे टेक्नीशियन है वही एक्सरे निकालेगा। कोई भी सड़क चलता व्यक्ति आकर के आपका एक्सरे नहीं निकालेगा। तो यहां हमें यह समझना है, जब अंडरस्टूड हो सब्जेक्ट तब पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं और उसको उड़ा देते हैं, क्योंकि हम मान के चलते कि सामने वाला उसे समझ गया होगा। कभी कभी एक्शन इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि एक्टर महत्वपूर्ण नहीं रहता। एक्टर यानी करने वाला, यानी सब्जेक्ट। उदाहरण एक और देखिए, जैसे मैंने कहा द कार हैज बीन रिपेयर्ड, यानी कार की मरम्मत की जा चुकी है, कार की मरम्मत कर दी गई है या की जा चुकी है। द कार हैज बीन रिपेयर्ड। यहां पर हम ये नहीं बता रहे हैं कि बाई अ मैकेनिक, क्योंकि मैकेनिक ही कार रिपेयर करेगा ये हम मान के चल रहे हैं, और वहां पर हमारा मतलब तो केवल कार से है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई पहले खराब पड़ी थी, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, अब चूंकि वो तैयार है तो हमने कहा द कार हैज बीन रिपेयर्ड। एक और भी कारण है पैसिव का इस्तेमाल होने का, वो ये कि जब सब्जेक्ट पता ही नहीं हो, हमने अपना व्हीकल कहीं पर पार्क किया, अपना टू व्हीलर है, कार है, फोर व्हीलर है, कोई भी गाड़ी है, उसे हमने पार्क किया और थोड़ी देर के लिए हम शॉपिंग के लिए चले गए। वापस आके देखा तो वहां पर गाड़ी नहीं है, तो हमने कहा ओह माई बाइक हैज बीन मूव्ड फ्रॉम हियर, मेरी बाइक यहां से हटा दी गई है, या माई कार हैज बीन मूव्ड फ्रॉम द पार्किंग लॉट, यानी पार्किंग एरिया में से मेरी कार को हटा दिया गया है। अब किसने हटाया ये मैं नहीं जानता, बस वहां गाड़ी नहीं मिली, तो हम उसे ढूंढना चालू करते हैं, चोरी हो गई है या कोई ले गया है, हम उसकी तलाश करना शुरू करते हैं। माई कार हैज बीन मूव्ड, ये एक और उदाहरण है जिसमें हमने समझा कि हमें काम करने वाले व्यक्ति का, एजेंट का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठाते हैं, आप अगर पैसिव के जितने उदाहरण मैंने अभी दिए हैं उन पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि वहां पर दो चीजें होती है। पहली, उसमें बी हमेशा होता है, बी या बी का कोई भी रूप। जिस भी टेंस में सेंटेंस बना हुआ है जिसे हमें पैसिव बनाना है, हम बी क्रिया को उसी में रख देते, उसी टेंस में रख देते हैं, और जो हमारी मेन वर्ब है
उस मेन वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में रखते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल में रखते हैं। पैसिव वॉइस की ये दो शर्तें सदा सर्वदा यानी हमेशा पूरी होनी चाहिए। बगैर इन दो शर्तों के पूरे हुए या इनमें से एक भी शर्त को छोड़ दिए जाने पर पैसिव सही नहीं बनेगा। मैं दोहरा दूं दोनों शर्तें। पहली, बी क्रिया हमेशा मौजूद रहेगी और वो उस टेंस के फॉर्म में रहेगी जिस टेंस में सेंटेंस है। दूसरा, जो हमारी मेन वर्ब है वह हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। डू है तो डन, टेक है तो टेकन, ईट है तो ईटन। ये हम हमेशा याद रखें। और एक और चीज याद रखें कि यहाँ हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही पैसिव वॉइस हो सकता है। ट्रांजिटिव उन वर्ब्स को कहते हैं जिनकी एक्शन पास ओवर होती है, यानी कि एक ऐसी एक्शन जो दूसरे व्यक्ति पर जाएगी, करने वाला कोई होगा, सब्जेक्ट के द्वारा वो होगी और ऑब्जेक्ट पे वो पास हो जाएगी। तो उदाहरण देख लें आप, जैसे किक। अब किक मारने वाला कोई व्यक्ति है और जिसे किक लग रही है वो कोई चीज है या कोई व्यक्ति है। स्पीक एक ऐसी वर्ब है जिसमें बोलने वाला एक व्यक्ति है पर सामने सुनने वाला भी कोई ना कोई है। इस तरह से वो एक्शन पास ओवर होती है। तो ऐसी वर्ब्स जो कि पास ओवर होती है वही ट्रांजिटिव होती है और उन्हीं का पैसिव वॉइस बनता है। यही वजह है कि गो का और कम का पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता। आप जाते हैं किस स्थान पर एक्शन पास ओवर नहीं हुई, इसलिए वो गो और कम के कभी भी आपको पैसिव देखने को नहीं मिलेंगे। तो पैसिव वॉइस के इंट्रोडक्शन में इतना काफी है। आगे के वीडियोस में हम टेंसेस लेंगे, जैसे कि जिन जिन भी टेंसेस का पैसिव वॉइस हो सकता है उन्हें हम लेंगे क्रम से, और कैसे उन्हें बनाना वो तकनीक उदाहरण सहित समझेंगे। तो अगले वीडियोस देख करके पैसिव को पुख्ता करें। इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हों तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर आओ सीखो को सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो या तो YouTube पर या हमारी वेबसाइट aosiko.com पर जाकर कमेंट्स में पूछें।